नमस्कार साथियों। न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान की। और राजस्थान सामान्य ज्ञान में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में। और राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के अंतर्गत हमने अध्ययन किया है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के समय 1949 में हुआ। अप्रैल 1962 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया। जनवरी 1987 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया और अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग घोषित किया। उसके बाद 4 जून 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर को राजस्थान का 7वां संभाग घोषित किया और 17 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राम लुबाया समिति की सिफारिश पर राजस्थान में 3 नए संभागों की घोषणा की। और इस तरह से वर्तमान में राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से 10 संभाग है। कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। कौन कौन से हैं इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी कि राजस्थान में जो 10 संभाग है उनमें जोधपुर संभाग है, बीकानेर है, सीकर है, अजमेर है, उदयपुर है, भरतपुर है, कोटा है, पाली है, बांसवाड़ा। अब समझना यहां से कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, कब? एक नवंबर 1956 को। उस समय राजस्थान में 5 संभाग थे। जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग, उदयपुर संभाग, बीकानेर संभाग और यहां 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता मिली तो उस समय राजस्थान में जो है 5 संभाग थे। उसके बाद छठा संभाग जो है वह कौन सा बना? अजमेर संभाग। 7वां संभाग भरतपुर संभाग को घोषित किया गया और उसके बाद 3 नए संभाग बने। बांसवाड़ा संभाग, पाली संभाग और सीकर। इस तरह से प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में वर्तमान में 10 संभाग है। 1 नवंबर 1956 को 5 थे और उसके बाद 5 नए संभाग बनाए। इनके बारे में तो हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हमें एक एक संभाग के बारे में क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था में क्या प्रश्न बन सकते हैं, हम उस पर बात करते हैं। तो जब हम
एक एक संभाग की बात करेंगे, चाहे हम जोधपुर संभाग के बारे में पढ़ें, जयपुर संभाग के बारे में पढ़ें, उदयपुर संभाग के बारे में पढ़ें, बीकानेर संभाग के बारे में पढ़ें, कोटा संभाग, यानी कि इन 10 संभागों के बारे में जब हम विस्तार से अध्ययन करते हैं तो हमें कई ऐसे प्रश्न जो हमें कला संस्कृति के अंतर्गत, इतिहास के अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो किस तरह से एक एक संभाग को लेकर हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए हम संभागों का विस्तार से अध्ययन करेंगे ताकि हमारा कोई भी प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं हो। अब क्या प्रश्न बनते हैं, पहले उन प्रश्नों पर फोकस कर। सामान्यतः जो प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं, वह प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिले, जब राजस्थान में 33 जिले थे तो उस समय कौन से जिले थे, और जब राजस्थान में 50 जिले बनाए गए तो उस दृष्टिकोण से कौन कौन से जिले आते हैं, और उन संभागों की राजस्थान में क्या विशेषता है, भौगोलिक विशेषता क्या है, सांस्कृतिक विशेषता क्या है, ऐतिहासिक विशेषता क्या है, और साथ ही साथ वहां से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इस प्रकार से हम पूरे संभागों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे ताकि प्रशासनिक व्यवस्था का कोई भी प्रश्न हमें संभागों से पूछा जाए तो परीक्षा में गलत नहीं हो। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले जोधपुर संभाग से कि जोधपुर संभाग में कौन से जिले 33 जिलों के अनुसार थे, और जब 50 जिले बने तब जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, और जोधपुर संभाग को लेकर क्या प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जोधपुर संभाग से। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो राजस्थान का मानचित्र है, यह मानचित्र जब 7 अगस्त 2003 को राजस्थान सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो उस समय जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो मानचित्र प्रोवाइड करवाया गया या जारी किया गया था, वह मानचित्र है। और इस मानचित्र में जब हम जोधपुर संभाग को देखते हैं तो देखिए यह पूरा मानचित्र है। यह राजस्थान का मानचित्र है और इसमें हम बात करेंगे जोधपुर संभाग की। तो जब हम जोधपुर संभाग की बात करते हैं तो जोधपुर संभाग यहां जोधपुर संभाग है। कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग है।
यह जोधपुर संभाग। अब देखिए जोधपुर संभाग को लेके क्या प्रश्न बनते हैं हमें क्लियर होना। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जब राजस्थान में 33 जिलों के अनुसार, जब राजस्थान में 33 जिले थे उस समय जोधपुर संभाग में कितने डिस्ट्रिक्ट आते थे? तो 33 जिलों के अनुसार हम बात करते हैं तो इसमें एक तो जोधपुर आता था, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर और सिरोही। यानी कि 33 जिले जब राजस्थान में थे तो उस समय जोधपुर संभाग में कितने जिले आते थे? 6 डिस्ट्रिक्ट आते थे। अब यदि हम 50 जिलों की बात करें, पचास जिलों के अनुसार यदि बात करें तो जोधपुर संभाग में एक तो आता है जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। यानी कि 50 जिलों के अनुसार बात करते हैं तो जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं और 33 जिलों के अनुसार जब हम अध्ययन करते थे तो उस समय राजस्थान के जोधपुर संभाग में 6 डिस्ट्रिक्ट। लेकिन वर्तमान में पाली, जालोर और सिरोही यह जोधपुर संभाग के जिले नहीं हैं। 50 जिलों के अनुसार पाली, जालोर और सिरोही यह जोधपुर से अलग जो बनाए गए पाली संभाग है उसके जिले हैं, जोधपुर संभाग में नहीं है। तो यहां से सीधा प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से जोधपुर संभाग में शामिल नहीं है, या जोधपुर संभाग में शामिल जिलों का सही समुच्चय कौन सा है, या कौन से जिले जोधपुर संभाग में शामिल नहीं। किसी भी तरीके से पूछे तो हमें क्लियर होना चाहिए कि जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर से अलग बनाया गया फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बाड़मेर से पृथक किया गया बालोतरा जिला शामिल है। अब इसके बाद जोधपुर संभाग को लेके क्या प्रश्न बनते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि जोधपुर संभाग की जो सीमा है वह किन किन संभागों से लगती है, पहले तो ये ध्यान रखना है। तो जोधपुर संभाग की जो सीमा है वह एक तो बीकानेर संभाग से लगती है। किससे लगती है? बीकानेर संभाग से लगती है। दूसरी अजमेर संभाग से लगती है और तीसरी पाली संभाग से लगती है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जोधपुर संभाग की सीमा कितने संभागों से लगती है, तो 3 संभाग से लगती है। उत्तर में यह बीकानेर संभाग से लगती है, पूरब में अजमेर संभाग से लगती है और दक्षिण में पाली संभाग से। तो
अब हमारा यहां से प्रश्न क्या बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभाग जोधपुर संभाग के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो बीकानेर, अजमेर और पाली संभाग के अलावा कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी संभाग, उदयपुर संभाग हो सकता है, बांसवाड़ा संभाग हो सकता है, कोटा संभाग हो सकता है, भरतपुर संभाग हो सकता है, जयपुर संभाग हो सकता है, सीकर संभाग हो सकता है, वह जोधपुर संभाग के साथ सीमा का निर्धारण नहीं करते। तो इस तरह से हमें एक तो संभागों के संदर्भ में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि जोधपुर संभाग के साथ कौन कौन से संभाग सीमा बनाते हैं और कौन से नहीं बनाते। इसके बाद अगला एक और पॉइंट ध्यान रखना कि जोधपुर संभाग की जब बात करते हैं तो इसकी सीमा जो है किससे लगती है, एक तो पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है, और दूसरी गुजरात से लगती है। यानी कि जोधपुर संभाग जो है वह अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतरराज्य सीमा भी बनाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभाग अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमा बनाता है। तो एक तो हम पढ़ते हैं जोधपुर संभाग और एक हम आगे पढ़ेंगे बीकानेर संभाग। ये दो ऐसे संभाग हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्य सीमा भी बनाते हैं। तो अब क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, एक तो कौन से संभागों के साथ लगती है और जोधपुर संभाग किस प्रकार की सीमा का निर्धारण करता है। तो देखिए इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि जोधपुर संभाग अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा अंतरराज्य सीमा का निर्धारण, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जोधपुर संभाग जो है यह अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है तो अंतरराज्य सीमा वह गुजरात के साथ बनाता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, जोधपुर संभाग की सीमा तीन संभागों बीकानेर संभाग,
अजमेर संभाग, पाली संभाग, यानी कि जोधपुर संभाग की सीमा कितने संभागों के साथ लगती है? 3 संभागों के साथ लगती है। बीकानेर के साथ लगती है, अजमेर के साथ लगती है और पाली के साथ लगती है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है कि यहां जो जोधपुर संभाग है, यहां क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। और ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वह जोधपुर संभाग है। अब क्यों है? क्योंकि जब हम क्षेत्रफल की दृष्टि से जब बड़े जिलों की बात करते हैं तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जिसमें अधिकांश जिले जोधपुर संभाग के हैं। जैसलमेर जोधपुर संभाग में आता है, बीकानेर के अलावा बाड़मेर को जोधपुर संभाग में आता है और जोधपुर स्वयं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। और इसीलिए जो है जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। यदि हम सभी संभागों में देखें, यह सभी संभाग 10 है, इसमें सबसे बड़ा संभाग कौन सा दिख रहा है? जोधपुर संभाग। और इसीलिए हम कहते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है। यह ध्यान रखना, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो गया? वह जोधपुर संभाग। अब जोधपुर संभाग की जो सबसे बड़ी भौगोलिक विशेषता है कि जोधपुर संभाग जो है सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, या सौर ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावना है। जोधपुर संभाग में सौर ऊर्जा उत्पादन की देखिए, राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावना वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर। और इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भड़ला सोलर पार्क जोधपुर संभाग के फलोदी में भड़ला नामक स्थान पर स्थापित किया गया। और इसीलिए हम कहते हैं कि जोधपुर संभाग सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से विपुल है, या सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन वाला संभाग है। और यह कहां से हमें पता चलता है? हमें पता चलता है कि विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भड़ला सोलर पार्क
फलोदी में स्थापित किया। तो ये ध्यान रखना, हमें डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सौर ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक संभावना वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग। और यहां पर किसकी स्थापना की गई है? तो विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क भड़ला सोलर पार्क की स्थापना भड़ला नामक स्थान पर फलोदी में की गई है, जो पहले 33 जिलों के अनुसार जोधपुर जिले का भाग था, लेकिन 50 जिलों के अंतर्गत वह फलोदी जिले के अंतर्गत आता है। और यहां पर सौर ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावनाओं को देखते हुए अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन सीज की स्थापना भी कहां की गई है? जोधपुर संभाग में की गई है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है जहां सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना सबसे ज्यादा है। तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि जोधपुर संभाग में जोधपुर संभाग में अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन SEEZ की स्थापना की गई थी। इस तरह से हमें जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा। इसके बाद एक और पॉइंट ध्यान रखना कि जोधपुर संभाग जन घनत्व की दृष्टि से न्यूनतम जन घनत्व वाला संभाग है। न्यूनतम जन घनत्व न्यूनतम जन घनत्व और सर्वाधिक कृषित क्षेत्रफल सर्वाधिक कृषित क्षेत्रफल वाला संभाग। तो इस तरह से हमें जोधपुर संभाग की क्या क्या विशेषता जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। एक तो कि 33 जिलों के अनुसार जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले थे, और 50 जिलों के अनुसार जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले थे। अब जोधपुर संभाग कौन सी सीमाओं का निर्धारण करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। और साथ ही जोधपुर की सीमा कौन कौन से संभागों के साथ लगती है? तो 3 संभागों के साथ लगती है। उत्तर में बीकानेर के साथ, पूर्व में अजमेर के साथ और दक्षिण में पाली के साथ, या कहें कि दक्षिण पूर्व में पाली के साथ सीमा का निर्धारण करता है। तो इस तरह से हमें एग्जाम में जोधपुर संभाग को लेके और साथ ही जोधपुर संभाग की क्या क्या विशेषता है उसको लेके जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उस पर हमने चर्चा की। जोधपुर संभाग के बाद अगला जो संभाग है जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है वह है जयपुर संभाग। तो बात करते हैं जयपुर संभाग की।
बात करते हैं जयपुर संभाग की। सबसे पहले तो जयपुर संभाग की स्थिति को देखें तो जयपुर संभाग जो है वह इस प्रकार से है। इस तरह से यह जयपुर संभाग है। जयपुर संभाग। अब यह समझना यहां से सबसे पहले तो जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले, तो जब हम 33 जिलों की बात करते हैं 33 जिलों के अनुसार तो जयपुर संभाग में एक तो जयपुर आता है, अलवर, दौसा, सीकर, और झुंझुनू। कितने? 5 जिले इसके अंतर्गत आते थे 33 जिलों के अनुसार। लेकिन जब हम 50 जिलों की बात करते हैं पचास जिलों के अनुसार जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, तो देखिए जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, दुद्दू, अलवर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा। यानी कि 50 जिलों के अनुसार जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं, जबकि 33 जिलों के अनुसार कितने जिले आते थे? 5। अब उसमें से सीकर और झुंझुनू जो है, यानी कि जयपुर संभाग से अलग करके सीकर को नया संभाग बनाया गया, जिसमें सीकर, झुंझुनू के साथ साथ नया जिला नीम का थाना और बीकानेर संभाग से चूरू को अलग करके सीकर संभाग में मिलाया गया। तो इस तरह से जब हम नए संभागों का अध्ययन करते हैं तो हमें यही पूछा जाता है कि किस संभाग से कौन सा नया संभाग बनाया, या 33 जिलों के अनुसार जोधपुर जयपुर संभाग में कौन से जिले थे और 50 जिलों के अनुसार कौन कौन से जिले। अब इसके बाद आता है कि जो जयपुर संभाग है वह किस प्रकार की सीमा बनाता है, तो यह ध्यान रखना यह हरियाणा के साथ, किसके साथ? हरियाणा के साथ कौन सी सीमा बनाता है, तो
केवल अंतरराज्य सीमा बनाता है, यानी कि जयपुर संभाग जो है वह केवल हरियाणा के साथ अंतरराज्य सीमा बनाता है। तो प्रश्न आ सकता है निम्न में से कौन सा संभाग केवल एक राज्य यानी हरियाणा के साथ अंतरराज्य सीमा का, केवल हरियाणा के साथ, तो वह कौन सा होगा? वह जयपुर संभाग होगा। क्योंकि भरतपुर संभाग की जब हम बात करेंगे या फिर सीकर संभाग की जब हम बात करते हैं तो सीकर संभाग भी केवल हरियाणा के साथ है। तो यह ध्यान रखना, जयपुर और सीकर ऐसे दो संभाग हैं जो केवल हरियाणा के साथ ही अंतरराज्य सीमा का निर्धारण करते हैं। तो इस तरह से हमें एग्जाम में प्रश्न जो मानचित्र के आधार पर पूछे जाने की संभावना है उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब इस जो जयपुर संभाग है यह कौन कौन से संभाग के साथ सीमा बनाता है? तो देखिए यह ध्यान रखना, यह एक तो सीकर संभाग के साथ, किसके साथ? सीकर के साथ। दूसरा अजमेर संभाग के साथ और तीसरा भरतपुर संभाग। यानी कि यहां भी जोधपुर संभाग की भांति तीन संभाग के साथ सीमा का निर्धारण करता है। तो अब जयपुर संभाग को लेके क्या प्रश्न हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है? तो देखिए, सबसे पहली विशेषता है जयपुर संभाग केवल हरियाणा के साथ अंतरराज्य यह ध्यान रखना कि यह केवल हरियाणा के साथ ही अंतरराज्य सीमा बनाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, जयपुर संभाग की सीमा जयपुर संभाग की सीमा तीन संभागों, कौन कौन सा है? सीकर, अजमेर, तीन संभागों के साथ लगती है। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह जो संभाग है जयपुर संभाग, जयपुर संभाग राजस्थान में
सर्वाधिक जनघनत्व वाला यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी किस संभाग की है? जयपुर की। क्योंकि जब हम जनगणना 2011 का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर का अध्ययन करते हैं, जिसमें से जयपुर, दौसा और अलवर जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं और इसीलिए जयपुर संभाग जनघनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक जनघनत्व वाला है, जबकि जोधपुर संभाग न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग है। तो हमें जनसंख्या के दृष्टिकोण से, जनघनत्व के दृष्टिकोण से भी संभाग को पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग कौन सा है, तो जयपुर संभाग है, और न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग कौन सा है, तो जोधपुर संभाग है। और इसीलिए हमें एग्जाम में जब प्रश्न विशेष रूप से पूछे जाते हैं तो वह इन्हीं संभागों को लेके पूछे जाने की संभावना। और इसके बाद अगला आता है उदयपुर संभाग। बात करते हैं उदयपुर संभाग की। यहां राजस्थान, और यदि हम उदयपुर संभाग की बात करें यहां है उदयपुर संभाग। अब उदयपुर संभाग की बात करें तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले। तो देखिए, यदि हम बात करें 33 जिलों के अनुसार, जिलों के अनुसार उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। यहां 6 जिले आते थे। कितने जिले आते थे? 6 जिले।
और अब यदि हम बात करें 50 जिलों के अनुसार, तो 50 जिलों के अनुसार उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, 3 तो वही जिले होंगे, लेकिन इसमें एक तो उदयपुर से अलग हुआ सलुम्बर आएगा और एक अजमेर से अलग करके भीलवाड़ा, इसे जो है किस उदयपुर संभाग में शामिल किया। यानी कि पहले 6 जिले आते थे, अब इसमें कितने आते हैं? 5 जिले आते हैं। तो अब यहां ध्यान रखना, जो बांसवाड़ा संभाग जिसमें 3 जिले आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, यह बांसवाड़ा संभाग उदयपुर संभाग को अलग करके नया संभाग बनाया गया है, बांसवाड़ा संभाग, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है, बांसवाड़ा संभाग। तो इसलिए ध्यान रखना, उदयपुर संभाग में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है भीलवाड़ा, कि भीलवाड़ा जो पहले अजमेर संभाग का भाग था, अब वह नवीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत या 50 जिलों के अनुसार वह उदयपुर संभाग का भाग है। अब उदयपुर संभाग की जो है सीमा किसके साथ लगती है? तो उदयपुर संभाग की सीमा जो है वह यहां पर बात करेंगे तो यहां गुजरात के साथ लगती है, और यहां पर हम बात करते हैं तो यहां यानी कि उदयपुर जो है वह 2 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ। तो पहला तो यह ध्यान रखना कि 2 राज्य यानी गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ कौन सा संभाग सीमा बनाता है? तो एक तो उदयपुर संभाग और एक उदयपुर के दक्षिण में जो बांसवाड़ा, 2 संभाग हैं जो गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाएंगे। 2 संभाग हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा का निर्धारण करेंगे। 2 संभाग जो केवल हरियाणा के साथ सीमा का निर्धारण करेंगे। और ये इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हमें जब मानचित्र के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों का सही समुच्चय कौन सा है, तो एक तो उदयपुर और एक जो है उदयपुर से अलग हुआ बांसवाड़ा, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले। क्लियर? तो इस तरह से एक तो फिर उदयपुर संभाग किस किस संभाग के साथ सीमा बनाता है? तो ध्यान रखना, यहां एक तो पाली के साथ बनाएगा, पाली संभाग के साथ सीमा बनाता है, अजमेर संभाग के साथ, अजमेर संभाग के साथ, कोटा संभाग के साथ, और यानी कि उदयपुर संभाग जो है वह राजस्थान के 4 संभागों के साथ सीमा बनाता है। पाली के साथ भी बनाएगा, अजमेर के साथ भी बनाएगा, कोटा और बांसवाड़ा, 4 संभागों के साथ यह सीमा बनाता है और 2 राज्यों के साथ यह सीमा बनाता है। तो इसीलिए अजमेर उदयपुर संभाग का जब प्रश्न आएगा तो वह या तो अंतरराज्यीय सीमा के संदर्भ में या कौन से संभाग के साथ यह सीमा बनाता है या नहीं बनाता है, इस तरह से प्रश्न हमें पूछे जाए। तो उदयपुर संभाग की ज्यादा विशेषताएं नहीं है, केवल संभाग किसके साथ सीमा बनाता है जो प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं उस पर हमने चर्चा की। क्लियर? इसके बाद अगला संभाग है वह है बीकानेर संभाग। तो बात करते हैं
बीकानेर संभाग की। अब यदि हम बीकानेर संभाग की बात करें, अब यदि हम बात करें बीकानेर संभाग की, तो बीकानेर संभाग की स्थिति क्या है, तो देखिए यहां है बीकानेर संभाग। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तैतीस जिलों के अनुसार जब हम बात करते हैं तो बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, और हनुमानगढ़। जब हम 50 जिलों की बात करें तो 50 जिलों के अनुसार बीकानेर संभाग में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। तो इस तरह से हमें एक तो क्लियर होना चाहिए कि 33 जिलों के अनुसार बीकानेर संभाग में 4 जिले थे और 50 जिलों के अनुसार भी बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं, 4। लेकिन अंतर क्या है कि 33 जिलों के अनुसार चूरू जो है वह बीकानेर संभाग में था, लेकिन 50 जिलों के अनुसार चूरू अब बीकानेर संभाग का भाग नहीं है, वह सीकर संभाग में है। बीकानेर संभाग में गंगानगर से अलग किया नया जिला अनूपगढ़ शामिल है। इस तरह से एक तो बीकानेर संभाग में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यह जो बीकानेर संभाग है। अब बात आती है बीकानेर संभाग की सीमा। तो देखिए बीकानेर जो है संभाग यहां पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और हरियाणा के साथ अंतरराज्य सीमा बनाता है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है
कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा बनाने वाले संभाग कौन से हैं? तो एक तो जोधपुर संभाग है और दूसरा कौन सा है? बीकानेर संभाग। अब इसके बाद बीकानेर संभाग की सीमा किस किस संभाग से लगती है? तो ध्यान रखना, जोधपुर संभाग से लगती है, अजमेर संभाग से लगती है और सीकर संभाग से। यानी कि बीकानेर संभाग भी जोधपुर संभाग की भांति 3 संभागों के साथ सीमा का निर्धारण करता है। अब कौन कौन से संभाग हैं? जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग और सीकर संभाग। तो इस तरह से हमें बीकानेर संभाग को लेके पहले जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। बीकानेर संभाग अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा अंतरराज्य सीमा बना। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि बीकानेर संभाग जो है वह अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ और अंतरराज्य सीमा हरियाणा के साथ बनाता है। अब बीकानेर संभाग की सीमा किस किस संभाग से लगती है? तो देखिए, बीकानेर संभाग की सीमा तीन संभागों सीकर, अजमेर जोधपुर संभाग से पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि पहला तो वह बीकानेर संभाग अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा बनाता है। दूसरा, बीकानेर संभाग की जो सीमा है वह 3 संभाग सीकर, अजमेर और जोधपुर संभाग से लगती है। अब इसके बाद सीकर बीकानेर संभाग की जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि बीकानेर संभाग से किसी भी नदी का उद्गम नहीं होता है। यानी कि बीकानेर संभाग से कोई नदी नहीं निकलती है। अर्थात बीकानेर संभाग में किसी नदी का
उद्गम स्थल नहीं, यानी कि बीकानेर संभाग से कोई नदी नहीं निकलती, किसी भी नदी का उद्गम स्थल नहीं है यहां सबसे। जब हम राजस्थान में बात करते हैं तो कौन से जिले हैं जहां से नदी नहीं निकलती, तो जब हम 33 जिलों का अध्ययन करते थे तो बीकानेर और चूरू ऐसे 2 जिले थे जहां से कोई नदी नहीं निकलती। लेकिन जब हमें संभागों के अंतर्गत पूछा जाएगा तो बीकानेर एक ऐसा संभाग है जिसमें किसी भी प्रकार की नदी का उद्गम स्थल नहीं है। यद्यपि गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में गग्गर नदी बहती है, लेकिन उसका उद्गम स्थल बीकानेर संभाग के जिलों में नहीं है, वह शिवालिक हिमाचल प्रदेश से निकलती। इसके बाद बीकानेर संभाग में सबसे ज्यादा जो सिंचाई है वह नहरों के द्वारा होती है। यानी कि कौन सा संभाग जहां नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो वह है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती और इसीलिए बीकानेर संभाग राजस्थान में सर्वाधिक कृषि सिंचित संभाग है। बीकानेर संभाग राजस्थान में सर्वाधिक कृषि सिंचित सर्वाधिक कृषि सिंचित का मतलब है कि जितना भी बोया जाता है उसका अधिकांश भाग नहरों द्वारा सिंचित होता है। क्लियर। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीकानेर संभाग का बीकानेर संभाग का अधिकांश भाग गग्गर प्रदेश में यहां भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गग्गर प्रदेश यानी कि गग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान जिसका विस्तार गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में, और ये तीनों ही जिले जो है वह बीकानेर संभाग का भाग है। इसलिए बीकानेर संभाग का जो अधिकांश भाग है वह किसके अंतर्गत आता है? गग्गर प्रदेश के अंतर्गत आता है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर संभाग BWHW जलवायु प्रदेश में। यह भी ध्यान रखना कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर संभाग किस जलवायु प्रदेश में आएगा? BWHW, यानी कि बीकानेर संभाग पूरा संभाग BWHW में आता है। अब यहां पे ध्यान रखना
कि जोधपुर संभाग वहां पूर्ण रूप से BWHW में या BSHW में नहीं आता है। कुछ भाग BWHW में आता है तो कुछ भाग BSHW में आता है। जयपुर संभाग की हम जब बात करते हैं, भरतपुर संभाग की बात करते हैं, तो वहां सब CWG के अंतर्गत आता है। लेकिन बीकानेर संभाग इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मौसम विभाग की बात करते हैं तो गग्गर प्रदेश अर्ध शुष्क का भाग है, जो कि बीकानेर शुष्क प्रदेश, जलवायु प्रदेश का भाग है। लेकिन कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर संभाग पूर्ण रूप से BWHW का भाग है और इसीलिए हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने की संभावना है ज्योग्राफिकली दृष्टि से। और इसके बाद बात करते हैं, अगला संभाग है कोटा संभाग। अब हम बात करते हैं कोटा संभाग की। अब सबसे इंपॉर्टेंट कोटा संभाग की क्या विशेषता समझना कि कोटा संभाग जो है, जब राजस्थान में 33 जिले थे, तैतीस जिलों के अनुसार कोटा संभाग में 4 जिले थे। कोटा, बूंदी, और झालावाड़। और जब 50 जिले हुए तो 50 जिलों के अनुसार भी कोटा संभाग में वही 4 जिले हैं। अब पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि कोटा संभाग में 33 या 50 किसी भी प्रकार की बात करें तो किसी प्रकार से जिलों की संख्या में या जिलों में परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि कोटा संभाग में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है। अब कोटा संभाग जो है यहां किसके साथ सीमा बनाता है, तो यहां केवल मध्य प्रदेश, ये ध्यान रखना, केवल मध्य प्रदेश के साथ यह क्या बनाता है, अंतरराज्य सीमा बनाता है। जबकि इसकी सीमा किस किस संभाग के साथ लगती है, तो देखिए
इसकी सीमा जो है कोटा संभाग, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर, यहां 3 संभागों के साथ सीमा का निर्धारण करता है। यानी कि कोटा संभाग की क्या विशेषता है? सबसे पहली विशेषता है कोटा संभाग केवल मध्य प्रदेश के साथ अंतरराज्यीय सीमा यानी कि कोटा संभाग जो है वह केवल मध्य प्रदेश के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरी, इसकी सीमा कौन कौन से संभागों के साथ लगती है? तो कोटा संभाग के साथ कोटा संभाग के साथ तीन संभागों, किसके? उदयपुर, अजमेर भरतपुर संभाग की सीमा लगती। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि पहला तो वह केवल मध्य प्रदेश के साथ अंतरराज्यीय, यानी कि राजस्थान का एकमात्र संभाग जो केवल मध्य प्रदेश के साथ। हालांकि बांसवाड़ा और उदयपुर संभाग या भरतपुर संभाग की भी मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है, लेकिन केवल मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला एक ही संभाग है। और यहां मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है। उदयपुर के साथ भी बनाता है, अजमेर के साथ भी बनाता है और भरतपुर के साथ भी। अब इसकी क्या विशेषता है, तो अब समझना। कोटा संभाग राजस्थान में सर्वाधिक यानी कि कोटा संभाग राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग है। यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां कहां मिलेगी? कोटा संभाग में मिलेगी। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि कृषि जलवायु खंड की दृष्टि से, कृषि जलवायु खंड की
दृष्टि से कोटा संभाग किसका भाग है? आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, फिफ्थ। का भाग है और यह सबसे इंपॉर्टेंट है। कृषि जलवायु खंड की दृष्टि से कोटा संभाग पूर्ण रूप से फिफ्थ में अंतर आता है, यानी आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के अंतर्गत आता है। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या कौन सा संभाग आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान का भाग है। तो क्षेत्र पूछा जाता है तो हम लिखते हैं हाड़ौती का पठार, और संभाग पूछा जाता है तो कोटा संभाग, क्योंकि कोटा संभाग में जो है वह हाड़ौती का पठार विस्तृत है। देखिए राजस्थान में हाड़ौती का पठार कोटा संभाग में राजस्थान में जो हाड़ौती का पठार है वह पूर्ण रूप से कोटा संभाग का भाग है। यानी कि कोटा संभाग में 4 जिले हैं, वह चारों जिले राजस्थान के भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत हाड़ौती के पठार के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कोटा संभाग में मध्यम काली मृदा, वर्टिसॉल का विस्तार है। यानी कि जो राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी या वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार जो वर्टिसॉल मृदा है वह कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ इन 4 जिलों में मिलती है, और यह चारों जिले कोटा संभाग का भाग है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोटा संभाग में मध्यम काली मृदा या वर्टिसॉल का विस्तार है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोटा संभाग जलीय अपर्दन की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है। तो यह भी ध्यान रखना कि कोटा संभाग में नदियां ज्यादा है और नदियों के द्वारा जो अपर्दन होता है उसे हम जलीय अपर्दन कहते हैं। और राजस्थान में जलीय अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पूछा जाता है तो हाड़ौती का पठार, और संभाग पूछा जाता है तो वह कोटा संभाग है। और इस प्रकार से हमें राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से संभाग हैं, उन संभागों में कौन कौन से जिले हैं और उन संभागों की क्या क्या विशेषता है। तो इस तरह से जो राजस्थान में कुल 10 संभाग हैं, उनमें से जब राजस्थान का एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 को, उस समय जो राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए, जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग, उदयपुर संभाग, बीकानेर संभाग और कोटा संभाग, उन संभागों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की कि उन संभागों में
कौन कौन से जिले आते हैं, उन संभागों की सीमा किससे लगती है, वह संभाग कौन कौन से संभाग के साथ सीमा का निर्धारण करता है और उस संभाग की क्या क्या विशेषता है। इसी प्रकार एकीकरण के बाद में जो राजस्थान में नए संभाग बने, छठा संभाग अजमेर, सातवां संभाग भरतपुर और 3 नए संभाग बांसवाड़ा, पाली और सीकर, इन जो 5 संभाग जो एकीकरण के बाद में बने, उन संभागों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।